हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। मैं सबसे पहले आपको पिछली क्लास पे अगर लेकर चलता हूं तो पिछली क्लास हमने क्या देखा था, आपको चीजें ध्यान होगी। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एक एटम जो होता है वो एटम किससे बना होता है, यानी एटम जिस पार्टिकल से बने होते हैं उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और हमने देखा कि एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी होगी और न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में कैथोड रेज और एनोड रेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जो हमने देखा था कि हम क्या करते थे, डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम किसी गैस को लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे रखते हैं तो वो गैस हमारा आयोनाइज हो जाता है। और जब गैस आयनाइज होते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों मिलते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैथोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स था जो हमारा एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था उसको हमने कैथोड रेज बोला। और कैथोड रेज क्यों बोला गया कि एनोड की तरफ वो आ रहा था तो वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो कैथोड से आ रहा, इसलिए उसे कैथोड रेज कहा गया। और साथ में हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि जो कैथोड रेज होते हैं वो आपको एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो था वो निगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो ऐसा लग रहा था कि वो एनोड से आ रहा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बने जो रेज थे उसको हमने एनोड रेज का नाम दिया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। एनोड रेज के बारे में बताया गया कि जिस पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आई उस स्मॉलेस्ट मास को हमने प्रोटॉन का नाम दिया। यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स में जिसका सबसे मास कम होगा उस मास को प्रोटॉन बोला गया। सिमिलरली न्यूक्लियर रिएक्शन हमने देखा, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस होता है इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो इस तरह से एक एटम में हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और साथ में हमने ये भी देखने की कोशिश की कि जब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि अगर हम बात करें तो हमारा जो एटम का जो मॉडल होगा यानी एटम दिखने में कैसा होगा, और उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हुआ जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल को प्रपोज किया एटम में के लिए, लेकिन सारे मॉडल वन बाय वन डिसरिगार्ड होते गए। तो फाइनली कौन सा मॉडल एक्सेप्टेंस में आया वो आगे हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वो अभी आपको पता नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल की बात करें तो थॉमसन्स ने क्या बोला, जैसे देखा गया कि एक एटम न्यूट्रल है तो उसके रिगार्डिंग थॉमसन्स ने प्रपोज क्या किया कि आपका जो एटम्स होता है वो हमारा क्या होता है। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एटम्स वेयर मेड टू फाइंड आउट देयर अरेंजमेंट इन एटम। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद स्टार्ट क्या हुआ कि एटम में उनका अरेंजमेंट कहां होगा, और उसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। इन्होंने बताया कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे के पूरे एटम स्फेरिकल होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि निगेटिव चार्ज जो होता है वो कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निगेटिव चार्ज आपके एम्बेडेड होंगे जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यही बात आपको यहां पे बताई जा रही है। इस मॉडल का एक ही पॉजिटिव
पॉइंट रहा वो ये कि इनके अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये तो बात सही थी। लेकिन जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं जैसे ये बात बोल रहा हूं कि ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वैसे ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया। तो इस मॉडल को रिजेक्ट इसलिए किया गया कि ये रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, ये मॉडल हमें उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही रीजन है कि इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बातें समझ में आई? तो रिजेक्ट करके अब नया मॉडल आया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो थॉमसन मॉडल जो था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया, रदरफोर्ड मॉडल आया। फिर रदरफोर्ड मॉडल जिस न्यू एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक एक नया एक्सपेरिमेंट करता गया चेक करने के लिए। जो मान लो रदरफोर्ड था एक्सपेरिमेंट, वो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था, उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन जैसे ही कोई साइंटिस्ट ने एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया जिसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर रदरफोर्ड मॉडल को भी क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो चलिए आगे हम वन बाय वन देखते हैं। ये हमारा थॉमसन मॉडल था। इसका पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये था कि इनके अकॉर्डिंग एटम न्यूट्रल होता है, जो कि एटम एक्चुअली में न्यूट्रल होता है। लेकिन बहुत सारी बातें थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए अब आते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पे, जो कि आप जरूर, आपने अगर 9th और 10th की पढ़ाई अच्छे से की होगी तो आपको रदरफोर्ड मॉडल याद होगा। खूब सारा हमने 9th 10th में पढ़ाई की है रदरफोर्ड मॉडल के रिगार्डिंग। रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं यार, ये पहले किया क्या था इन्होंने। तो सिंपल एक रेडियो एक्टिव, यहां पे आप देख रहे हो सब्सटेंस रखा गया, जिससे क्या हो रहा? रेडिएशन हो रहा, अल्फा रेज अमीट हो रहा। यानी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे क्या हो रहा? अल्फा रे निकल रहा। अब अल्फा रेज जो निकल रहा, तो यहां पे उस अल्फा रेज के रास्ते में, पाथ में आपको थीन गोल्ड फॉइल को रखा गया। थीन गोल्ड फॉइल को क्यों रखा गया? क्योंकि उसको ये क्या करेगा? ये पेनेट्रेट कर देगा अल्फा पार्टिकल। तो थीन गोल्ड फॉइल रखा गया और आपको यहां पे क्या देखा गया? तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखा गया। ठीक है, जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल इस थीन गोल्ड फॉइल के जब अगर हम इससे पास कराया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। वो क्या देखा गया? ये देखा गया कि आपका कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो था वो हमारा क्या हुआ? तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो हमारा कुछ एंगल से डेविएट हो गए। मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हमारा अनडेविएटेड थे, उनमें डेविएशन ही नहीं हुआ। ये हमारे पार्टिकल्स जो थे वो डेविएट कर गए कुछ स्मॉल एंगल से। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को ये देखा गया कि उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हुआ। अल्फा पार्टिकल्स क्यों ऑप्ट किया गया? तो अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा अल्फा पार्टिकल होगा। अब अल्फा पार्टिकल को जब हम थीन गोल्ड फॉइल, यानी इसमें गोल्ड के बहुत सारे एटम हैं, उससे जब हम पास कराएंगे तो हमें एटम के नेचर को समझने में हेल्प मिलेगी। क्या बातें समझ में आ रही है? थीन गोल्ड फॉइल में क्या है? बहुत सारे गोल्ड के एटम हैं। जब हम उससे अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम अगर पास कराते हैं तो बहुत सारे हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूं कि उन्होंने देखा मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स था वो बिना किसी डेविएशन के इस गोल्ड फॉइल से पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो आपके कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। और बहुत ही रेयरली, यानी कह सकते हो 1000 10,000
है ना, 10,000 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो सीधा 180 डिग्री से वापस आ गया। ये हुई ऑब्जर्वेशन, यानी उन्होंने किया क्या, रदरफोर्ड्स मॉडल जो था वो इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सिंपल, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि आपको पता है अल्फा रेज का सोर्स है। मान लो ये अल्फा रेज का सोर्स है। अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा, अल्फा पार्टिकल को थीन गोल्ड फॉइल से पास कराया गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल थीन गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर सकता है, उसको पार कर सकता है। ठीक है, अब इसके अल्फा पार्टिकल जो इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन किया गया और उसको ऑब्जर्व करके देखा गया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो आपके कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स था जो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे आपका बाहर निकल गया, और 10,000 20,000 या आप कह ले बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स में रेयरली एक दो अल्फा पार्टिकल्स देखा गया जो सीधा 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया। अब बताओ, इस ऑब्जर्वेशन को देखकर रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूड किया। सबसे पहली बात, अगर आप देख रहे हो कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के आर पार हो जा रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ, एटम जो होगा उसका मैक्सिमम जो पार्ट होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वो खाली होगा। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर मैक्सिमम एरिया खाली नहीं होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम एरिया अगर खाली नहीं होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से रिपेल करके वापस आएगा, या निगेटिव पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो डेविएट कर जाएगा, यही होगा। लेकिन थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीच बीच में निगेटिव चार्ज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो बातें आपको एक्सप्लेन हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर पूरे जगह में पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिपल्सन होगा ना पॉजिटिव में, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को रिटर्न आना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा गया। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा सीधी निकल गया। मतलब एक एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है। इससे ये पता चला होल बहुत मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है। यही रीजन है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ स्मॉल एंगल से। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको पता है डिफ्लेक्शन किस वजह से होगा, तो डिफ्लेक्शन आपका चार्ज पार्टिकल ही तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। साथ में इन्होंने क्या देखा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो सीधा 180 डिग्री एंगल से सीधा सीधा वापस आ गया। तो रिटर्न क्यों आया, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसको रिपेल कर दिया होगा, है ना। इसका मतलब एक एटम के बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन थॉमसन्स मॉडल ने क्या बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम में पूरी जगह फैला होता है। लेकिन रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा कि अगर बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहा 180 डिग्री से, यानी रिपल्सन देने वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत कम वॉल्यूम में होगा, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक एटम का जिसका वॉल्यूम बहुत कम है उसको न्यूक्लियस बोला गया। तो वो हम कंक्लूजन आगे देखेंगे। ये बस आप देखो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 4 तरह की चीजें देखी गई कि बहुत ज्यादा कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो आपका 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधी बिना किसी डिफ्लेक्शन के आपके थीन गोल्ड फॉइल को पार कर गया। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूड किया वो भी हम देखेंगे। चलिए यहां पे देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99%
कंटिन्यूड विद देयर स्ट्रेट पाथ, यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने यह कंक्लूजन दिया कि एक एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो खाली होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो खाली नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आपके क्रॉस नहीं होते, उस पाथ को फॉलो नहीं करते। यहां पे देखिए बी पार्ट क्या बोल रहा है ऑब्जर्वेशन, some of the alpha particles passed very close to the center of the atom and deflected by small angles। ठीक है, और आपको वेरी रेयरली कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो था वो सीधा सीधी 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, रिटर्न आ गया, है ना। ये हुई ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने बोला। यहां सिंपली क्या हो रहा, सिंपली ऐसा कुछ हो रहा यार कि मान लो एक एटम है उसमें ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि आपका जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था, जो बीच वाले अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधी वापस आ गया, और मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स था वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा सीधी चला गया। तो ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था जिसका ये आपका एक तरह से क्या था, ऑब्जर्वेशन था। इस जैसे यहां पे बताया गया वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रोन बैक 180 डिग्री, ये तीन तरह के ऑब्जर्वेशन थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधा सीधी 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, आपका वापस आ गया। अब इसी बेसिस पे ये हमारा कंक्लूजन दिया क्या, रदरफोर्ड ने। एटम का मॉडल जैसे इन्होंने बताया, एक एटम है, इस एटम का बिल्कुल सेंटर में होगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये जब अल्फा पार्टिकल जब सीधा सेंटर को अप्रोच करेगा तो ये आपका थ्रोन बैक हो जाएगा 180 डिग्री एंगल से। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, चूंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है तो ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो था वो सीधा सीधी एटम को क्या किया, क्रॉस कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो आपके न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे थे उसमें देखा गया एक स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन, है ना, एक स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन। तो इस बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे अब रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल कैसा प्रपोज किया वो हम आगे देखेंगे। यहां पे आपको यही बताया जा रहा कि एक एटम का फॉयल है जिसमें देखा गया वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो था वो बिना किसी डेविएशन के क्या हुआ, सीधा सीधी आपका बाहर स्ट्रेट निकल गया। चलिए अब इसके बेसिस पे देखिए, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन क्या है। ये तो मैंने बताया फैक्ट बेटा, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो तीन चीजें ऑब्जर्व की। मोस्टली 99% अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री बिना किसी डिफ्लेक्शन से स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और वेरी रेयरली यानी वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधा 180 डिग्री एंगल से वापस आ गए। ये तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यहां पे देखिए क्या इन्होंने कंक्लूजन किया। तो यहां जैसे बताया इन्होंने, most of the alpha particles were continued their straight path, that means most of the space inside the atom is empty। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के अगर स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एक एटम का मैक्सिमम जो स्पेस होगा वो हमारा खाली होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने, ये जो कंक्लूजन उन्होंने दिया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, ये जो कंक्लूजन है वो किस बेसिस पे है, क्योंकि एटम का मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो था वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल गया। इसका मतलब एक एटम का मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, खाली होगा। साथ में दूसरा, द सेंटर ऑफ एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कॉल्ड
nucleus which repel positively charged alpha particle and thus explain the scattering phenomena. दूसरा उन्होंने बोला कि एक एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये कंक्लूजन उन्होंने किस बेसिस पे दिया, जो कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आपका 180 डिग्री एंगल से वापस आ गया। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको वो रिपेल करेगा। क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से रिपेल हुए, इसका उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स ऐसे मिलते जो वापस आते, लेकिन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे मिले जो सीधा सीधा रिटर्न आ गए। इसका यह मतलब हुआ कि एक एटम का सेंटर में जो होगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, पहली चीज। दूसरा, उस सेंटर वाला पार्ट जिसका वो जो पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर वाला जो बॉडीज है, जो पार्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसका वॉल्यूम एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। यही रीजन है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी वापस आ रहा। ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला, जो कि आपको बताया गया, ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। डी, द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। जो कि मैंने बताया कि चूंकि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री एंगल से रिटर्न आया, इसका यही मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, वो न्यूक्लियस जो होगा उसका वॉल्यूम एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। यही रीजन है ना कि 1% भी नहीं, 0.1% से भी कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से वापस आ रहा। इसका मतलब एटम बहुत बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिवली पार्ट जो है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, वो हमारा उस एटम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। तो ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का बेटा ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने एटम के अलग अलग पार्ट से अल्फा पार्टिकल पास कराया। उन्होंने देखा एटम के बिल्कुल सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल जा रहा, सिर्फ वहीं पे अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ रहा, लेकिन बाकी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। और इसी बेसिस पे उनका ये कंक्लूजन था एक एटम के बारे में। चलिए, अब ये इससे तो आपको ये समझ में आ गया कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से एटम का तो एक बेसिक मॉडल आया ही आया, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एक एटम का बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पार्ट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मैक्सिमम जो मास होता है वो उसी पॉजिटिव चार्ज में ही होता है। अब आपको मैक्सिमम मास उसी पॉजिटिवली पार्ट यानी न्यूक्लियस में होता है। आपको पता है एक एटम के बेटा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो जब रदरफोर्ड ने यह बोला कि एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेंट्रल पार्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला कि इसी सेंट्रल पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। इस न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसी में एक एटम का मैक्सिमम मास जो है यहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो इन दोनों बातों से क्या समझ में आया कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसका वॉल्यूम एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, उसी के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि एटम का मास का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों वो हमारा नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए। और ये साथ में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक एटम का मैक्सिमम मास जो होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो इससे पता चलता है
कि न्यूक्लियस में बेसिकली कौन होगा, तो न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे वो हमारे प्रेजेंट होंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगर हमारा एक एटम का मैक्सिमम मास जो है, एक एटम का मैक्सिमम मास जो है, अगर वो सेंट्रल पार्ट जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया उसमें कंसंट्रेटेड है, तो एक एटम का हमने देखा सब एटॉमिक पार्टिकल जो 3 होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है जो मास का मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। तो ये हो गई न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई तो उन्होंने न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, जैसा कि न्यूक्लियस इज ए स्मॉल, जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियस में ही मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड है तो वो हेवी होगा। न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा एटम का, एंड इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। पहला पॉइंट समझ में आया होगा। न्यूक्लियस स्मॉल होगा, हेवी होगा क्योंकि मैक्सिमम मास वहीं कंसंट्रेटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू प्रोटॉन, और कहा जा रहा है ये एटम के कहां होगा, सेंटर में प्लेस्ड होगा। क्यों सेंटर में प्लेस्ड होगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल एटम के बिल्कुल अगर सेंटर में जा रहे हैं, उस अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमने क्या देखा, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं वो हमने देखा बिल्कुल 180 डिग्री एंगल से वापस आ जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस न्यूक्लियस की बात रदरफोर्ड कर रहे हैं वो एटम के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होगा, यानी सेंटर में हमारा लोकेटेड होगा। चलिए दूसरी बात, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम दैट इज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बताया अगर मैक्सिमम मास, एक एटम का मैक्सिमम मास अगर न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और एक एटम का मास का मेजर कंट्रीब्यूटर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब एक एटम का जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा सब के सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी ऐसा पार्टिकल जो हमारा न्यूक्लियस में रहता है उसी को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। थर्ड, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हेंस दिस, अच्छा ये लिखा ही है थर्ड पॉइंट में, hence these particles collectively are also referred to as nucleons। यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने कौन कौन सी बातें कंक्लूड की और किस बेसिस पे कंक्लूजन हुआ तो वो आपको पता है। रदरफोर्ड का मेन 3 ऑब्जर्वेशन था यार। वो 3 ऑब्जर्वेशन क्या था, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल जा रहा, कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल डिफ्लेक्ट कर रहा, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री एंगल से रिटर्न आ रहे हैं। और उस बेसिस पे उन्होंने ये सारे पॉइंट्स कंक्लूड किए कि एक एटम का बिल्कुल सेंटर में एक स्मॉल पार्ट है बहुत ही, जिसका वॉल्यूम एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, उस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस के नाम दिया। उन्होंने बताया न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो अल्फा पार्टिकल को रिटर्न रिपेल कर देगा, वो वापस चलाएगा, है ना। तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज यानी सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं उसी में एक एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी एक एटम जो होगा उसका सेंटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन कहीं न्यूक्लियस के बाहर होंगे, जिसको उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला, है ना। न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होगी ये भी हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10 का पावर -13 सेंटीमीटर, 10 का पावर -15 मीटर। जनरली द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, Rn इक्वल टू R A इंटू A, L का पावर R0 है, R0 यहां पे A का पावर 1/3 है,
यानी आपका क्या है, आपका है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू मास नंबर, मास नंबर का पावर 1/3। आपको यह भी दिया गया द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 का पावर -14 5 मीटर क्यूब एंड दैट ऑफ एटम इज 10 का पावर -27 मीटर क्यूब। आप इसी से समझ सकते हो एक एटम के वॉल्यूम और एक न्यूक्लियस के वॉल्यूम में कितना का अंतर है, तो 10 का पावर 18 टाइम्स बड़ा है। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस से 10 का पावर 18 आप समझ सकते हो कितना बड़ा वॉल्यूम है। यानी एक एटम के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है आप यहां से समझ सकते हैं। तो एटम के वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। यही चीज आपको बताया गया कि न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज एटम के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा नेग्लेजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। वो आप वॉल्यूम के कंपैरिजन से ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात। अब इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक छोटे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जेई में भी आते हैं, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का चलो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला हमारा सिंपल होगा यार, हम यूज करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के Z1 Z2 E स्क्वायर बाई आर। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कह रहा, ये फॉर्मूला कहां से आया और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, मैं वो आपको समझाना चाहूंगा। मैं वो आपको क्या करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। और उसके लिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि ये हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आपका फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस ऑफ आर जो है बेसिकली यहां पे क्या है, आर क्या है, आर है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बाकी आपको सब कुछ पता है ना, बाकी तो सब कुछ आपको पता है यार। एम मास है, वी वेलोसिटी है, Z1 Z2 क्या है, तो Z1 Z2 हमारा एटॉमिक नंबर है ना। E जो है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है ना। के पता है, तो सब पता है, बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में देखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, समझते हैं हो क्या रहा। बेसिकली क्या हो रहा, एक हमारा मान लो एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हो, तो यहां पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है ना। अब ये न्यूक्लियस है यार, इस न्यूक्लियस को हम ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारा फिक्स है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस को हमने फिक्स माना, अगर इसके पास जेड, अगर इसका एटॉमिक नंबर मान लो जेड है, एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो आपको पता है फिर क्या होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर मान लो Z1 है तो इस पे चार्ज होगा प्लस Z1E। ये हमारा न्यूक्लियस है, बेसिकली ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हमने क्या माना कि ये माना कि ये हमारा एक तरह से फिक्स है, ठीक है। अब चलिए, अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि एक पार्टिकल्स को मान लो जिसका एटॉमिक नंबर मान लो एक दूसरा न्यूक्लियस है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज is known as अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं,
तो इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। का मतलब आप सिंपल समझेंगे, हम हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, He2+। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे तो बच गया आपका सिर्फ न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अल्फा पार्टिकल ही दिया हो। मान लो कोई भी पार्टिकल है जिसका एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये है जिसको हमने फिक्स रखा, दूसरा न्यूक्लियस हमारा मूवेबल है। अब ये हमारा दूसरा न्यूक्लियस है, मान लो ये दूसरा न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स के केस में वो He2+ हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल होगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन के केस में हमारा H+ न्यूक्लियस होगा, है ना। तो इस तरह से आपका न्यूक्लियस कुछ भी होगा, ठीक है। इसका मैं कह रहा हूं चार्ज इस पे, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z2 है तो इस पे चार्ज कितना होगा, Z2e। अब क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ, अगर ये न्यूक्लियस जो मूवेबल है, अगर इसको मैं v स्पीड से, अगर इस न्यूक्लियस को मैं v स्पीड से इस न्यूक्लियस के तरफ भेजता हूं तो ये कितना क्लोज जा पाएगा, इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब इस न्यूक्लियस की स्पीड अगर v है तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा अगर दोनों के बीच में तो कहीं तो जाकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और जैसे 0 होगी तो आपको पता है ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के सबसे क्लोज कब तक आएंगे, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो ये पेन है, आप इसको फेंकोगे ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, तो ऊपर आपकी स्पीड आपने दे दिया तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। जैसे इसकी स्पीड 0 होगी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अलग अपने तरफ बुला लेगा। वैसे ही ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब मैंने कहा अगर मैं इनको क्लोज भेजता हूं, फिक्स का मतलब बेसिकली हमने इसको क्या मान लिया है, हमने इसको रेस्ट मान लिया है, ठीक है, ठीक है। अब हमने बोला कि इसको मैंने इसके क्लोज भेजा, इसके तरफ भेजा, तो ये कब तक एक दूसरे के क्लोज आएगा, कब तक ये दूसरे को क्लोज आएगा, जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। तो ये हमारा हो गया बेसिकली इनिशियल कंडीशन, ये हमारा हो गया इनिशियल कंडीशन। आपको पता है ये दोनों पार्टिकल, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के कब तक क्लोज जाएंगे, जब तक कि स्पीड 0 ना हो जाए। तो मैं कह रहा हूं आप इसको मान लो सपोज फिक्स है, तो यहां पे ये हमारा हुआ आपका प्लस Z1e, इसका आपको पता है स्पीड कितना है, 0 है, यहां पे भी स्पीड कितनी थी, 0। इसको हमने स्पीड दी थी तो ये आपका क्लोज आएगा, लेकिन कब तक क्लोज आएगा, जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। यानी ये जो Z2e है इसकी स्पीड जो होगी वो 0 हो चुकी होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसको हमने कहां से भेजा, तो इनिशियली इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमने ये माना कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। यानी दो न्यूक्लियस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, और उसमें से मान लो एक न्यूक्लियस को मैंने दूसरे न्यूक्लियस के तरफ भी स्पीड से भेजा, तो ये कहां तक एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ये हम इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मान लो ये जिस डिस्टेंस तक क्लोज आएंगे आपको पता है वहां इनकी स्पीड हो जाएगी 0। जब तक स्पीड 0 नहीं है, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, जैसे ही स्पीड 0 होगी ये क्या होगा, फिर दूर जाने लगेगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो क्लोजेस्ट आया, सबसे क्लोजेस्ट जहां स्पीड 0 हो गई, इस डिस्टेंस को हम r कह रहे हैं, जिसको r को ही हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ये हमारा हुआ फाइनल कंडीशन, ये क्या हुआ, फाइनल कंडीशन। हम क्या करेंगे यार, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लगाने के लिए तो आपने फिजिक्स पढ़ रखा है बेटा, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यही दो का सिस्टम है, हमने कोई बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या हुआ, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो इसका तो ये रेस्ट में है, ये हमारा 0 है। इसका क्या होगा? तो मान लो इस न्यूक्लियस का सपोज मान लो मास जो है, चार्ज तो प्लस Z2e है और इसका हम मास ऐसा मान लेते हैं, इसका मास m है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब चलिए, इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। पोटेंशियल एनर्जी होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है k(q1q2/r)। जब r इंफिनिटी है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। तो इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। कैसे होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, नहीं पढ़ा तो यहां जान ले, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है k(q1q2/r)। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच, अगर हम बात करें दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? k(q1q2/r)। जब r इंफिनिटी है मतलब दो चार्ज पार्टिकल अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। चलिए, फाइनली जब वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे उस समय स्पीड क्या होगी? 0। मैं इस चीज को अर्थ से समझा रहा हूं। जैसे ये अर्थ है, फिक्स है। अब मैं इस पार्टिकल को मान लो इसके अपोजिट भेज रहा हूं, मान लो अर्थ इसको अपने तरफ बुला रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं? अर्थ इस बॉडी को क्या कर रहा? अपनी तरफ बुला रहा। मुझे ऊपर इसको भेजना है तो हमें कुछ स्पीड देनी होगी। मैंने स्पीड दिया, ये ऊपर गया, जैसे ही स्पीड 0 हुआ इसको अर्थ ने अपने तरफ भेज दिया। वैसे ही ये मान लो ये फिक्स है, अब इस न्यूक्लियस को इसके तरफ हम भेज रहे हैं तो आपको पता है इन दोनों में सेम चार्ज पार्टिकल है। तो ये न्यूक्लियस जैसे अर्थ है वैसे ही ये न्यूक्लियस इस पे अपोजिट फोर्स लगा रहा, लेकिन इसकी कुछ स्पीड है तो ये क्लोज आएगा। कब तक क्लोज आएगा? जब तक कि इसका स्पीड 0 ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट वही लगा रहा हूं। तो जब ये 0 हो जाएगा तो फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो मैंने क्या बोला? दो चार्ज पार्टिकल के बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0। इसी को K कहते हैं, q1q2/r। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, 1/4πε0 q1। पहले का चार्ज कितना है? q1 मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज है Z1e। सेकेंड पार्टिकल का चार्ज कितना है? Z2e बाई क्या? r। तो यहां से बेसिकली हमारा फॉर्मूला आ गया हाफ mv² इक्वल टू 1/4πε0 है ना, Z1 Z2 e²/r। इसी को मैं चाहूं तो 1/4πε0 को K बोल सकता हूं क्योंकि ये एक पूरा कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे K Z1 Z2 e²/r। तो यहां पे आपने समझ लिया होगा m का मतलब क्या है? वो पार्टिकल जिसको v स्पीड से दूसरे न्यूक्लियस की तरफ भेजा जा रहा उसका मास m होगा, स्पीड v होगा। Z1e क्या है? जो हमारा फिक्स चार्ज है उसका बेसिकली चार्ज। Z2e क्या है? तो दूसरा पार्टिकल का चार्ज। दोनों के बीच जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे उस समय के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेसिकली ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको बताया जा रहा, यही चीज यहां पे बताया जा रहा। व्हेन द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज न्यूक्लियस टू मेड ए हेड ऑन कोलिजन विथ न्यूक्लियस, द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज until coulombic potential energy of repulsion becomes equals to its kinetic energy। जो मैंने बताया कि हमारा इनिशियल कंजर्वेशन एनर्जी लगाएंगे जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब तक वो उसके तरफ जाएगा। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही वो
चार्ज पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट में आएगा और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर सिंपल कहूं यार कि इस रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, तो रदरफोर्ड ने तो बाकी सारी चीजें सही बताई यार कि एक एटम जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर मूव कर रहा होता है ना। अब इसका ड्रॉबैक क्या था यार, तो ये मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आप कहोगे सर मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता है? मैक्सवेल थ्योरी ये कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर मूव कर रहा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इसका ये कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करेगा। जैसे जैसे ये एनर्जी का लॉस करेगा इसका जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा और फाइनली जाकर वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर चला गया मतलब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, एटम स्टेबल नहीं होता, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि एटम इज हाईली स्टेबल। तो नेचुरल ये देखा गया कि एटम स्टेबल है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा कि एटम थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो रदरफोर्ड नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों होता है। मान लो एटम, आपकी थ्योरी चलो सही है, आपका मॉडल सही है, लेकिन फिर तो इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो क्यों स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन जो कि उसको अनस्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी? क्योंकि अगर मैक्सवेल थ्योरी जो प्रूफ हो गई थी उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कंटिन्यूअस लॉस करेगा तो उसका साइज छोटा होता जाएगा और वो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर इन कर जाएगा। आ रहा समझ में? तो यही बताया गया, इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू theory, a small charge particle moving around an opposite charge particle center continuously loses its energy. If an electron does so, it should also continuously lose energy and should set up a spiral path and ultimately falling into the nucleus. ये जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली यहां आना चाहिए, है ना। कह रहा अगर मैक्सवेल थ्योरी सही है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन को भी ऐसा करना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी कंटिन्यूअस लूज करना चाहिए, उसको स्पाइरल पाथ को फॉलो करना चाहिए और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसकी डिमेरिट थी। दूसरा, स्पेक्ट्रम हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम, अभी आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि सर लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं बताऊंगा। तो एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसको भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही रीजन है कि रदरफोर्ड मॉडल को भी डिसरिगार्ड किया गया। पहला तो ये, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपली अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर मूव कर रहा तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को लॉस करेगा। अगर वो एनर्जी कंटिन्यूअस लॉस करेगा तो उसका स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए धीरे 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 वो फाइनली कहां चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। तो ये क्यों नहीं होता, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या बातें समझ में आ रही है? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसी के बाद हमारे लिए मेन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो बोर्स थ्योरी होती है। और दूसरा हमारा जो थ्योरी होता है वो हमारा आप आखिरी में देखोगे क्वांटम थ्योरी।
तो सबसे ज्यादा जो अप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा जो हम अभी भी फॉलो मानते हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके पे अभी भी रिसर्च चल ही रहा। तो क्वांटम थ्योरी हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा बेटा वो हमारा बोर्स मॉडल और क्वांटम मॉडल पे बेस्ड होगा। रदरफोर्ड मॉडल से अगर क्वेश्चन आते हैं तो जैसा मैंने बताया आपको, बेसिक पॉइंट यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से एक आध बार क्वेश्चन आया है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जैसा मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने लगेंगे, तो हम बोर्स मॉडल के तरफ बढ़ने लगेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसकी भूमिका बनाने लगेंगे, और वो सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। वो हम जेईई मेन के जब क्लासेस करेंगे ना, क्वेश्चन सेशन, तो वहां पे आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था, किस बेसिस पे था, और वो क्यों डिसरिगार्ड किया गया, क्यों उसको हटा दिया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया, उसका भी रीजन आपको बताया गया। क्योंकि कोई भी मॉडल कब डिसरिगार्ड किया जाता है, जब उस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं जिसको वो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम ये मानते हैं कि वो मॉडल हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, वो एक्चुअल मॉडल नहीं है। अगर वो होता तो वो हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहा होता। तो अगर कोई मॉडल किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो फिर वो उस मॉडल की डिमेरिट होती है और उस मॉडल को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, है ना। तो यही होता है बेसिकली, कोई भी एक मॉडल प्रपोज किया गया, वो किसी मेरिट के वजह से प्रपोज किया गया, उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेरिट्स हमें दिखती है। लेकिन जैसे ही वो मॉडल किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता, वो मॉडल का वो डिमेरिट बन जाता है, और फिर उस मॉडल को हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। मतलब वो मॉडल नहीं है जो हम एक्चुअल में मानकर चल रहे हैं। और इस तरह से एक एक मॉडल आए, बोर्स मॉडल भी फॉलो किया गया, लेकिन ये भी बहुत फेमस हुआ, यहां से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन फाइनली अब हम फॉलो जो करते हैं दैट इज क्वांटम मॉडल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड न्यूक्लियस रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। अब देखो क्या रहा, न्यूक्लियस एटम का कितना फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस से ऑक्यूपाइड होता है। तो आपको अगर ये पूछा जा रहा फ्रैक्शन ऑफ एटम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, अगर ये पूछा जा रहा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा रेशियो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर हम न्यूक्लियस के वॉल्यूम को एटम के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो एटम का कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस से भरा है, फिल्ड है, वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर, रेडियस किसका, न्यूक्लियस का, पावर 3। एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर, एटम का रेडियस क्यू। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाई रेडियस ऑफ एटम का पावर 3। अब सब दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, देख लो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली 10⁻⁻13 है, और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻8 है का पावर 3। तो आप देख सकते हो ये कितना हुआ, 10⁻⁻15। आप सोच लो, एक एटम का अगर वॉल्यूम 1 है तो 10⁻⁻15 वाला जो पार्ट है बस वो उस पे हमारा न्यूक्लियस है, बाकी सारे पार्ट जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहे जाएंगे। एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का एक रेंज होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो आप देख सकते हो एक एटम का सिर्फ 10⁻⁻15 वाला जो हिस्सा होता है वो आपका न्यूक्लियस से फिल्ड होता है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो सब के सब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो आपको न्यूक्लियर मॉडल बताया गया था कि एक एटम जो होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है। वो आप इस क्वेश्चन से भी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हो कि एटम का जो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस की वॉल्यूम बहुत 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 कम होती है। आगे बढ़ते हैं यार,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल towards the nucleus of copper atom so as to arrive at a distance this। अब देखो कह रहा कितने स्पीड से हम अल्फा पार्टिकल को कॉपर न्यूक्लियस के तरफ भेजें ताकि वो इतना क्लोज पहुंच जाए, यानी आपको क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको दिया गया है 10⁻³ मीटर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल का आपको पता है हीलियम के न्यूक्लियस, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 होता है, इस पे चार्ज 2+ होता है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, +2e होगा। ठीक है, कॉपर का पता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है आप। ठीक है, तो इस पे हमारा चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा, इसके न्यूक्लियस पे चार्ज होगा 29e। इसको बेसिकली हम बोल देते हैं मान लो Z1 और इसको हम मान लो बोल देते हैं Z2। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है वो हम v मान लेते हैं, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल को हमने v मान लिया, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल को हमने v मान लिया। अब अल्फा पार्टिकल की स्पीड को हमने v मान लिया, अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस पे चार्ज पता है, कॉपर के न्यूक्लियस पे चार्ज पता है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है यार। आपको क्या बताया गया था, 12mv² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, यही बताया गया था। अब यहां पे आप देखो हाफ मास क्या है, तो मास आप देख सकते हो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो 4 यूनिट होता है ना, तो ये हमारा मास होगा अल्फा पार्टिकल का, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पीड हमें निकालनी है 1/4πε0 जो कांस्टेंट होता है उसका ऐसा यूनिट में वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 क्या होगा, तो Q1 हमारा +2e है मान लो, Q2 क्या है +29e है, R की वैल्यू क्या है 10⁻13 है। यहां से आप देखो एक अननोन एक इक्वेशन, आप स्पीड कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होगा वो बेसिकली हमारा होगा 4 × 1/Na × 10⁻³ kg, क्योंकि हमें सारा जो हमें यूनिट पुट करना है बेटा वो ऐसा यूनिट करना होगा। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस मीटर में दिया गया है ना, हम 1/4πε0 का वैल्यू जो है ये भी हम क्या ले रहे हैं, ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, 9 × 10⁹, ये हमारा इन ऐसा यूनिट वैल्यू होता है। तो सारी वैल्यू हम ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास भी हमें क्या लेना होगा, ऐसा यूनिट में, तो मास निकल गया। ई का वैल्यू पता है ऐसा यूनिट में क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, इस फॉर्मूले में हमें Q1 पता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2e होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो कॉपर के न्यूक्लियस पे चार्ज होगा 29e, के पता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता है, मास पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम इजिली स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछेंगे यार। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, एज्यूमिंग ए स्फेरिकल शेप फॉर फ्लोरीन न्यूक्लियस, कैलकुलेट द रेडियस एंड द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 19। अगर हमारा मास नंबर 19 है तो क्या रहा, रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी निकालो यार। आपको फॉर्मूला बताया गया था R = R0 A⁻⁴। अब इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे, रेडियस ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस। निकल जाएगा, ए हमारा मास नंबर है जो कि दिया गया है 19। अब इस फॉर्मूले में डालोगे तो रेडियस निकल जाएगा। अब एक बार रेडियस निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस निकल जाएगा 4/3 πr3। ये वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकल गया
मास पता है तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा यार? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें एक न्यूक्लियस का मास पता है, हमें एक न्यूक्लियस की वॉल्यूम पता है, तो क्या हम एक न्यूक्लियस की डेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? न्यूक्लियस की वॉल्यूम कैसे पता है? क्योंकि रेडियस पता है। रेडियस पता है, कह रहा है स्फेरिकल आप एज्यूम करो, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो ये फॉर्मूला आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 आपको बताया गया है। यहां से आप फ्लोरीन न्यूक्लियस का रेडियस निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यू से उसका वॉल्यूम निकालोगे और मास निकाल लोगे। अब आप कहोगे सर हम मास जो है वो कैसे निकालें, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वो तो पता ही है। अब सारे अगर ऐसा यूनिट में रखोगे तो मास ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस क्या होगा? तो इसका मास नंबर 19 है, तो ग्राम में इसकी वैल्यू होती है 19 इंटू 1/Na ग्राम। अब ग्राम को अगर केजी में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये हमारा फ्लोरीन न्यूक्लियस का मास निकल गया इन केजी। तो ये ऐसा यूनिट में इसका मास निकल गया। वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में आप निकाल दोगे। मास और वॉल्यूम को आप सिंपली डिवाइड करोगे तो मास और जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमें क्या दे देगा? न्यूक्लियस की डेंसिटी दे देगा। क्या ये चीजें क्लियर हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में मैंने बता दिया बेटा। इसमें बस क्या है, आप दोनों न्यूक्लियस यानी Z1 Z2 आप कैलकुलेट कर लो। Z1 Z2 E स्क्वायर होता है ना, तो Z1 क्या था? फर्स्ट पार्टिकल का एटॉमिक नंबर। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए Z1 2 हो जाएगा। कॉपर जो होता है, कॉपर का न्यूक्लियस है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो Z2 29 हो जाएगा। E स्क्वायर, तो E की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। K की वैल्यू पता है ना। मास, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा यार? तो आपका अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 होता है, तो ग्राम में उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 1/Na ग्राम। केजी में उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 1/Na इंटू 10 का पावर -3 kg। यही मैंने आपको यहां पे बताया है कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल का मास नंबर पता है तो हम उसके मास को ग्राम, ग्राम को केजी में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने जेई का लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का नहीं देखा तो देखो यार, वहां पे ये कन्वर्जन मैंने बताया हुआ है, मास नंबर से ग्राम, ग्राम से केजी, ये सब कैसे चेंज करते हैं। तो मास पता है, 1/ε0 पता है, Q1 Z1 Z2 पता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया गया है, तो यहां से हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे? स्पीड ऑफ पार्टिकल निकाल सकते थे। यहां पे वही चीज बोला जा रहा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, यानी आपसे ये पूछा जा रहा न्यूक्लियस और एटम का वॉल्यूम का रेशियो क्या है। तो न्यूक्लियस और वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो आप स्फेयर मानकर एज्यूम करोगे, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस का रेडियस बाई एटम का रेडियस का पावर 3, और वो वैल्यू आ रहा 10 का पावर -15। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे। अगली क्लास हमारी जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बाद से आते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी था एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं यार, तो एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, किस तरह से हम चीजों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए हैं, फिर उसका मॉडल क्यों आया। जैसे मान लो हम क्वांटम मॉडल पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम मॉडल तक हम कैसे गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वो कहां पे अरेंज होते हैं, क्या वो मूव करते हैं, कहां पे होते हैं, किसके अराउंड मूव करते हैं ना। तो उसके लिए अलग अलग मॉडल स्टार्ट हुए, जिसके बारे में हमने 2 मॉडल आज डिटेल में देखा, थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में हमने यह भी देखा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा। अगर किसी भी तरह के कुछ भी डाउट हो यार तो आप जरूर से जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं यार अगले लेक्चर में। एक और चीज बेटा जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हम धीरे धीरे सारे लेक्चर डलते जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट हमने और भी लेक्चर डाले हैं, तो आप उन सभी चीजों को देखते जाओ। अगर कोई भी चीज मैं पिछले लेक्चर का यूज कर रहा हूं बेटा,
तो क्या होगा, आप ही के टाइम के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो चीज आप देखते हो तो यहां तक आपको पहुंचना भी आसान होगा। तो उससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, आपको टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्या होगा, हम एक पीरियोडिकली आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए यार, आज की क्लास को रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।